अक्टूबर 23, 2077 एक ऐसा नॉर्मल दिन जिसको हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा, जब दुनिया भर की जितनी भी मेजर पॉपुलेशन सेंटर थी वहाँ पे साइमल्टेनियसली सायरन्स बजने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कोई आम सायरन्स नहीं थे, दे वर अर्ली वार्निंग अलर्ट्स। और दुनिया भर के रेडियो पे एक न्यूज़ अनाउंस होती है कि प्लैनेट अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियर स्ट्राइक चल रही है। किसी को नहीं पता सबसे पहले फायर किसने करा है, बट द मैसेज वॉज वेरी क्लियर, दिस इज द एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आउट ऑफ एवरीवेयर जो अमेरिका था उसका रिएक्शन काफ़ी अलग था। इवन दो पैनिक तो क्रिएट हुआ था, बट इसने कोई डिसऑर्डर या कियोस नहीं, बल्कि एक प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया, अ प्री प्लान्ड प्रोसीजर। जितनी भी अमेरिकन पॉपुलेशन थी उनको असाइन करा गया था एक डीप अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में, जिसको कई दशकों पहले ही बनाया गया था इसी सिनेरियो के लिए। और जैसे जैसे इन बंकरों के दरवाजे बंद हो रहे होते हैं तो सरफेस पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो मिटनी स्टार्ट हो जाती है। एंड एवरीबडी न्यू कि उन 2 घंटों में जो प्लैनेट अर्थ है वो एक रेडियो एक्टिव वेस्ट बन जाता है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कॉर्पोरेट ग्रीड, एक पावर आर्मर और रिसोर्स वॉर्स ने पूरी दुनिया को न सिर्फ चेंज करा बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अमेरिका ने जो बंकर्स बनाने स्टार्ट करे थे वो कोई आम बंकर्स नहीं थे, दे वर स्टेट ऑफ द आर्ट्स। एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा गया था, जैसे कि डीप अंडरग्राउंड जो फसलें है उसको उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। इनका अपना अलग से एक एटमॉस्फेयर था और जितना भी एक वर्ल्ड था डीप अंडरग्राउंड वो खुद की पावर से चलता था, न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस, जो कि एक्टिवली अपनी पॉपुलेशन को बचाता था किसी भी बायोलॉजिकल या फिर रेडियो एक्टिव वॉर से। और इनको इसी सिनेरियो के लिए ही बनाया गया था कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होती है तो जो पॉपुलेशन है इसको सस्टेन कर पाए, कुछ साल या कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि कई दशकों तक। और एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान को डिजाइन करा गया था कि जब सिविलाइजेशन खत्म होगी देन वी विल बी रेडी इस प्लैनेट को इनहेरिट करने के लिए। और जो सबसे खास बात होगी कि इस टाइम इनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और इस पूरी स्कीम को नाम दिया जाता है द रिक्लेमेशन डे। जो ये डीप अंडरग्राउंड बंकर थे और द वॉल्ट, ये अमेरिका ने एक प्राइवेट कंपनी वोल्टेक को दिया था। एंड सोन वोल्टेक रियलाइज कि उनके हाथ में कितनी बड़ी पावर आ चुकी है, क्योंकि इफेक्टिवली इसका मतलब था कि जो अमेरिकन सरकार है उसने जो अपनी सर्वाइवेबिलिटी है वो एक आउटसोर्स कर दी है एक प्राइवेट कंपनी को। धीरे धीरे करके जो एक कंपनी थी इसने मार्केट को कॉर्नर करना स्टार्ट कर दिया और इसने एक मोनोपोली बना ली बाकी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे कि रोबोट एंड को जो स्पेशली रोबोट्स बनाती थी, जिनको खुद इंटीग्रेट करा उन्होंने अपने वॉल्ट्स के अंदर कि जब वो सिविलाइजेशन खत्म होगी तो जो डीप अंडरग्राउंड बंकर में पॉपुलेशन है उनको ये कैसे हेल्प करेगी। बट जो एक सबसे बड़ा सवाल कि हम यहाँ तक आज पहुंचे कैसे, तो वेल इसकी शुरुआत होती है ईयर 2050 में। ये एक ऐसा साल है जिसने एक स्टार्ट करा एक कोलैप्स को। इसी टाइम पीरियड में जो दुनिया के जितने भी ऑयल के रिजर्व्स होते हैं वो कम्प्लीटली धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं पूरी दुनिया में। मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। इस टाइम पे जो रिन्यूएबल एनर्जी होती थी वो एग्जिस्ट तो करती थी, बट जो पॉपुलेशन थी और जो डेंसिटी थी वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाती, नॉट फास्ट इनफ, और ये इतनी स्केलेबल भी थी नहीं। जो सुपर पावर्स थी उन्होंने फ्यूजन रिसर्च पे काम करना तो स्टार्ट कर दिया था, बट वो एक एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर थी, अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोटोटाइप। सो इवन विद द प्रॉमिस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो उस टाइम पे इकोनॉमी थी वर्ल्ड वाइड वो ऑयल के ऊपर ही चल रही थी। एंड एवरीबडी न्यू कि जो ऑयल के रिजर्व्स है वो लिमिटेड तो है, बट बिकॉज ऑफ शेयर बेस्ड कैलकुलेशन किसी को इस बात का अंदाजा था नहीं वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इस टाइम पे जो 2 सबसे बड़े पावर हाउस थे इकोनॉमी के, तो वो था एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दूसरा कम्युनिस्ट चाइना। दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा, बट ऑयल की सप्लाई लिमिटेड। जब 2055 में दुनिया के जितने भी रिजर्व्स थे वो खत्म हो जाते हैं तो बस एक इकलौता रिजर्व बचता है, द अलास्का, जिसको ग्लेशियर्स की वजह से कभी एक्सप्लोर नहीं करा गया था। एंड सून इट बिकम्स द ओनली रिजर्व्स ऑफ ऑयल आउट ऑफ द एंटायर प्लैनेट अर्थ। और जो ये डेस्परेशन थी वो ना सिर्फ अमेरिकन के ऊपर थी बल्कि सेम चाइना के ऊपर भी। एंड सून 11 साल बाद ईयर 2066 में चाइना अलास्का के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे दुनिया के बस लास्ट रिमेनिंग ऑयल रिजर्व्स थे। ये कोई आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं थी कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट की, इट वाज ऑल द रिसोर्स ड्रिवन। एंड मजबूरन जो अमेरिका है उसको ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए बल्कि अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इस वॉर में उतरना पड़ता है। जो सबसे खास बात थी इस लड़ाई की तो वो ये कि इसको सबसे पहले कन्वेंशनल फोर्सेस से लड़ा गया था, टैंक, मिसाइल, जेट्स, वॉरशिप्स, एक्सेप्ट द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और जो वॉर की कैजुअलिटी थी
वो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा। टू देयर डिसमे जो अमेरिकन कमांडर्स थे उन्होंने होप करा था कि कुछ महीनों के अंदर जो लड़ाई है इसको खत्म करा जा सके, बट डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी रिसोर्स को लेके कि जो कोई भी साइड है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सो इससे क्या हुआ कि जिस चीज के लिए लड़ाई को स्टार्ट करा गया था वही इस चीज को सबसे ज्यादा खाने लग गया, द ऑयल। और हर एक किलोमीटर गेन करने के लिए ना सिर्फ खूब सारा खून और पसीना बहाया गया बट साथ में खूब सारा तेल भी। एंड इससे जो बर्डन था दोनों की जो सोसाइटीज और जो इकोनॉमीज है उन पे पड़ने लग गया। बट जैसे जैसे लड़ाई खिंचती है अगले 5 साल तक तो अमेरिका को एक बात रियलाइज होती है कि वो इसको एक कन्वेंशनल तरीके से नहीं जीत सकते। एंड टू एवरीबडी सरप्राइज वो कनाडा को हड़प लेते हैं अपनी आर्मीज और अपनी एयरफोर्स को भेज के। एक्टिवली बुली करा जाता है अपनी शर्तों को मानने के लिए, अदरवाइज जो कैपिटल थी कनाडा की उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से। और इफेक्टिवली जो कनाडा की जो सोवरेनिटी होती है वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाती है। इवन तो ये डिसीजन काफी रूथलेस था बट ये कोई इमोशनल नहीं था, इसके पीछे कई सारी कैलकुलेशन थी। द फर्स्ट वाज ज्योग्राफी। कनाडा अपना सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है अलास्का के साथ, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को थी। एंड विदाउट इट जो उनकी जो सप्लाई लाइंस थी, जो ऑयल ट्रांसपोर्ट थे और जो मिलिट्री की जो लॉजिस्टिक थी चाइना के साथ वॉर को कंटिन्यू करने के लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, जिसने ये दिखा दिया कि कैसे जो एक डेस्परेशन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हमेशा के लिए मिटा देती है। जो अमेरिका है कनाडा को हड़पने के बाद इस लड़ाई का एक दूसरा फेज स्टार्ट कर देता है अर्ली मिड 2070s में, जहाँ पे वो एक नई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करता है, द T-45 पावर आर्मर, जिसको बाद में T-51B में अपग्रेड करा जाता है। ये इवेंट इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट था, जिसने जो लड़ाई के रूल्स थे उसको रातों रात चेंज कर दिया। तो गिव यू कंटेक्स्ट, जो ये पावर आर्मर था ये एक आम सैनिक को एक चलते हुए टैंक में तब्दील कर देता था। एंड दैट वाज नॉट ऑल ऑफ इट, इसके अंदर काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा गया था। फॉर एग्जाम्पल इसका जो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स था वो एक आम आदमी की जो स्ट्रेंथ थी उसको कई गुना तक बढ़ा सकता था। इफेक्टिवली क्या हुआ कि जो एक सैनिक 5 किलो की बंदूक को उठा सकता था वहीं अब वो ऐसी मशीन गन्स को उठाने लग गया जिनको बस व्हीकल्स या फिर जो हेलीकॉप्टर्स है उनके ऊपर ही माउंट करा जाता था। अनदर जो सबसे इंप्रेसिव एडवांसमेंट थी तो वो थी इसकी टारगेट असिस्टेंस सिस्टम में। बेसिकली जो उसका सूट का कंप्यूटर सिस्टम था वो अपने यूजर्स के लिए पहले टारगेट को अलाइन कर लेता था एंड जो जितना डाटा था वो उसके हेलमेट और उसके वेपन में प्रोवाइड करा जाता था। सो बेसिकली जो एक सैनिक था उसको एक डायरेक्शन में पॉइंट करके बस शूट करना होता था एंड रेस्ट जो टारगेटिंग असिस्टेंस थी वो ये सिस्टम खुद ही संभाल लेता था। जब अमेरिका इस पावर आर्मर को बना रहा था तो उनको भी एक बात पता थी कि एक दिन उनको जो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स है एंड जो इवन बायोलॉजिकल वॉरफेयर है उसका भी जो सामना है वो करना पड़ सकता है। एंड इसी के तहत इस पूरे सूट को एक एनवायरमेंटली सील बनाया गया। इसके अंदर ना कोई टॉक्सिक या फिर कोई रेडियो एक्टिव या इवन जो डस्ट है वो भी नहीं जा सकती थी और इसका अपना खुद का एक मिनी एटमॉस्फेयर होता था जिससे वो अपने जो सूट का पैलेट है उसको बाकी चीजों से बचा सकता था इवन इन एडवर्स कंडीशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस सूट को बनाने में जिस एलॉय का इस्तेमाल करा गया था वो एक काफी हाईली टेस्ट था एंड इट वाज सो सीक्रेट दैट यही बेन बन गया इस पावर आर्मर का। जब दुनिया खत्म हुई तो उसके बाद दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस पावर आर्मर का जो मेटल है उसको कैसे दोबारा से मैन्युफैक्चर करा जाए, ये इतना ज्यादा कीमती बन गया, अ होली रेलिक। जिसकी सबसे खास बात ये थी कि दुनिया में ऐसा कोई भी वेपन नहीं था जो इसको भेद पाए और जितना भी जो काइनेटिक इम्पैक्ट था किसी भी बंदूक या किसी मशीन गन का वो उसको आराम से झेल सकता था विदाउट एनी हैसल। और जो एडवांसमेंट थी वो इस पावर आर्मर के अंदर नहीं थी बल्कि इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इसके अंदर एक लेजर राइफल और एक प्लाज्मा वेपन्स का भी इस्तेमाल करा गया था जो कि इतने ज्यादा डेविस्टेटिंग थे कि जितने भी जो ट्रेडिशनल आर्मर जो कम्युनिस्ट चाइना डिप्लॉय करता था उसको ना सिर्फ वो डिफीट करता था बल्कि जो लोहा था उसको वेपराइज तक कर सकता था, जो कि एक मेजर रीजन बना चाइना के हारने का। सोल्जर्स मारे नहीं जाते थे बल्कि उनको इवेपोरेट करा जाता था और हार से पहले जो चाइना है उसका मोरल टूटने लग गया। बट व्हाट अबाउट द चाइना, उन्होंने इस शॉक से कैसे कोप अप करा? सो जब 2072 में इस पावर आर्मर को फर्स्ट टाइम डिप्लॉय करा गया था सो इट टुक द चाइनीज बाय सरप्राइज एंड अकॉर्डिंग टू सम डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स जब पहली बार इस आर्मर के साथ कांटेक्ट हुआ था तो इंटायर जो स्क्वाड था चाइना की स्पेशल फोर्सेस का उन्होंने अपनी जो सारी मैगजीन्स है इसके ऊपर खर्च कर दी थी इंक्लूडिंग देयर मशीन गन्स। बट स्टिल जो ये पावर आर्मर है ये उनके करीब आता गया एंड देन इट स्टार्टेड ओपन फायर्ड विद हिज ओन M134 मशीन गन। ये वही मशीन गन है जिसको आम सैनिकों को नहीं बल्कि जितने भी हैवी मिलिट्री हार्डवेयर है, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड इवन ड्रोन्स, उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया था। एंड द चाइनीज सॉ इन हॉरर कि कैसे इतनी भारी मशीन गन को एक आम आदमी एक चलते फिरते टैंक वाले सूट में आराम से उठा के घूम रहा है जैसे ही उसके लिए एक खिलौना है।
एंड द स्लॉटर बिगन। चाइना की जो वॉर डॉक्ट्रिन थी वो काफी सिंपल थी, मास इन्फेंट्री। अटैक करने के लिए वो कहीं 100 या कहीं दर्जन नहीं बल्कि कई हजार या इवन कई लाखों सैनिकों को भेजता था पहली वेव में, और उनको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता था जेट फाइटर्स, आर्मर्ड एंड इवन आर्टिलरीज के द्वारा। अ सॉर्ट ऑफ अट्रिशन वॉरफेयर जिसमें वो हमेशा आगे रहते थे। बट इस पावर आर्मर ने पूरी जो डॉक्ट्रिन है उसको इनवैलिडेट कर दिया एक रात के अंदर। सो क्या हुआ कि जो एक स्क्वाड होता था पावर आर्मर का जिसमें 10 सैनिक होते थे, वो कई हजार चाइना के ट्रूप्स को खत्म करने लग गए। इट वॉज अ वन साइडेड विक्ट्री एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये पावर आर्मर था इसमें मॉडिफिकेशन करी गई स्पेशली इसके फ्यूजन पावर सेल में, जिससे ये हुआ कि जो एक लंबरिंग मास था वो धीरे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेज चलने लग गया। इतना तेज कि उसको हक भी नहीं था इतना तेज चलने का, जिसका भरपूर फायदा उठाया अमेरिका ने। ये T-51 भी क्विकली जो डिस्टेंस था उसको क्लोज कर लेता था एंड बिकॉज ऑफ इट्स शेयर पावर एंड आर्मर जो चाइनीज लाइन है उसके ऊपर टूट पड़ता था, और इफेक्टिवली जो अमेरिका है उसने अलास्का को जीत लिया था। जो ये पावर आर्मर था T-51 भी, इसने दुनिया को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया था। जो एक सैनिक था वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, और इसने ये भी दिखा दिया कि जो लड़ाई है उसको कैसे सस्टेनेबल रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन। और इसने जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी अमेरिकन के अंदर उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। दे स्टार्टेड टू रियलाइज कि वो कोई भी जो जंग है उसको आराम से जीत सकते हैं। बट सुन जो ये साइकोलॉजिकल शॉक था वो चाइना के अंदर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो लड़ने का तरीका है वो उसको पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। जितने भी जो स्लीपर सेल और जितने भी जो एजेंट्स होते हैं चाइना उसको अमेरिका के अंदर एक्टिवेट कर देता है, जिनका बस एक ही काम था खूब सारा डर फैलाओ, और जितना भी जो की इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने अमेरिका को इस जंग को जीतने में मदद की थी उसको सैबोटाज करो। सुन जो ये डर था ना सिर्फ अमेरिका की सोसाइटी बल्कि जो उनका हॉलीवुड था उसमें भी फैलने लग गया। किसी भी अमेरिकन को पता नहीं था कि उनका जो साथी है या फिर उनका जो फैमिली मेंबर है वो एक कम्युनिस्ट हो सकता है, एंड इसी के शक का फायदा उठाया अमेरिका की सरकार ने। इस चीज का बहाना देके जितनी भी जो एक सिविल लिबर्टीज होती है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। सो इफेक्टिवली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना कोई बोल सकता था ना ही कोई आवाज उठा सकता था, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था तो वो था प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को जो हैंड टू हैंड काम कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के साथ। अमेरिका इससे एक स्टेप और आगे गया, उन्होंने जो सर्विलेंस था उसको अनफिल्टर्ड कर दिया। जितनी भी जो कॉल्स और इवन जो मेल्स थे अमेरिकन सरकार उनको खोल के पढ़ सकती थी, वो भी बिना किसी वारंट के। और जो ये सीनो अमेरिकन वॉर थी इसने अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर और भी बुरा असर डाला। इस वॉर को नॉर्मलाइज करा गया एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसने जो मूवीज और जो गाने थे उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, और धीरे धीरे करके जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है इवन बिफोर द जजमेंट डे। और जो ये अनलिमिटेड पावर्स थी इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ था प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को, स्पेशली द वॉल्टेक, जिसने इफेक्टिवली जो मार्केट है उसको कॉर्नर करा हुआ था, एंड एक एक करके जितनी भी जो कंपीटिंग कंपनीज थी वो उसको एक्वायर करा था विद द हेल्प ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था तो वॉल्टेक ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने जो इंसान थे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, एक परफेक्ट बायोलॉजिकल वेपन जो अमेरिका के दुश्मन को खत्म कर सकता है बिना कोई गोली चलाए। एंड सुन जो वॉल्ट्स थे उन्होंने उसको तब्दील कर दिया एक एक्सपेरिमेंट रूम में। बट एक बात जो वॉल्टेक को पता थी और ना कि दुनिया की किसी भी सुपर पावर को, कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो खत्म होने वाली है, एंड ना सिर्फ वो उसको प्रेडिक्ट कर रहे थे बल्कि एक्टिवली उसकी प्लानिंग भी कर रहे थे, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि अगर दुनिया में पीस आ जाएगी तो जो उनकी जो अंडरग्राउंड वॉल्ट्स हैं वो लोग नहीं खरीदेंगे, और इन्होंने एक्टिवली जो पीस स्टॉक्स थी इसको सैबोटाज करना स्टार्ट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स ये भी बोला जाता है कि इसी कंपनी ने जो बॉम्ब्स है वो सबसे पहले गिराए थे और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करा था, बट इवन दो ये भी आज के टाइम पे अनकन्फर्म्ड है। बट सुन जो ये कॉर्पोरेट लॉबिंग थी ये और भी ज्यादा एक्सटेंड होगी पॉलिसी मेकिंग्स में। एक तरफ ना सिर्फ उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया इस अंडरग्राउंड बंकर को बना के, बल्कि जो उसकी एडमिशन फीस थी उसको भी काफी ज्यादा हायर की थी, विच बेसिकली मीन्स कि जो एक अमीर आदमी था वही इसको अफोर्ड कर सकता था एंड नॉट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इस न्यूक्लियर इवेंट को सर्वाइव नहीं कर पाई। बट इवन दो अगर सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो पॉलिटिक्स नहीं। बॉम्ब करने के बाद जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म नहीं हुई बल्कि और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। कई सारे जो फैक्शंस है वो निकल कर आए अर्थ को क्लेम करने के लिए, जैसे कि द इनक्लेव, द ओल्ड अमेरिकन गवर्नमेंट जो सर्वाइव कर चुकी थी इस इवेंट को अपने अपने न्यूक्लियर बंकर्स या फिर ऑयल रिग्स में जाके, जिनका बस एक ही मकसद था कि जितनी भी रेस है उसको खत्म करा जाए, और वो खुद मानते थे कि वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है अर्थ को दोबारा रिपॉपुलेट करने के लिए। और जो ये आइडियोलॉजी थी ना सिर्फ वो इन तक सीमित थी बल्कि जो NCR एंड इवन जो सीजर्स
रीजन थी उनके साथ भी थी। और जो सबसे ज्यादा कट्टर था इन सब में से तो वो था द ब्रदरहुड ऑफ स्टील, जिन्होंने जो ओल्ड रिलीजन था और जो न्यू टेक्नोलॉजी थी उसको मर्ज कर दिया। एक्टिवली जो वो टेक्नोलॉजी थी ना सिर्फ उसको होल्ड करके रखते थे बल्कि उनकी पूजा भी किया करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू देयर लिटनीस, उनके हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजी है ये एक लेसन देके गई थी कि अगर इंसान इसको ढंग से नहीं संभालेगा तो वो खुद का ही नाश कर बैठेगा। एंड दे आर द राइटफुल रूलर जो उसको हमेशा सेफ गार्ड कर सकता है। बट जो ये इवेंट है इसकी शुरुआत होती है आज से ठीक 50 साल पहले, साल 2026। आज के टाइम पे जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं ये इस तेल के ऊपर ही होते हैं। और अगर हम भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है अगर हम उसको गौर से देखें तो वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास रिवॉल्व करती है। भारत भी दोस्ती बनाता है, दुश्मनी रखता है जस्ट बिकॉज कि इसको कहीं ना कहीं से जो सस्ता तेल है वो मिल सके। एंड इट इज नॉट जस्ट द एडवाइस, इट इज द प्रिस्क्रिप्शन। इसके बिना ना सिर्फ हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको नहीं सस्टेन कर पाएंगे बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। एंड द पैरेलल इज नॉट लॉस्ट। जो सर्विलेंस है आज के टाइम पे उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, स्पेशली इन द केस ऑफ सोशल मीडिया। वो जितने भी जो डीप रूटेड जो फियर्स और जो इमोशंस है वो उसका इस्तेमाल करते हैं खुल के एक देश की पॉपुलेशन को दूसरी देश की पॉपुलेशन से लड़वाने के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर एल्गोरिथम, जिससे अल्टीमेटली फायदा उनको ही होता है। और जब वो पॉपुलेशन एक रिटेलिएशन या फिर एक स्ट्राइक की डिमांड करती है तो इनडायरेक्टली जो वर्क इकोनॉमी का जो पहिया है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी को और एडवांस करा जाता है और बहुत ज्यादा लीथल बनाया जाता है कि कैसे जो ये फेलो ह्यूमंस हैं उनको एंड कर सके एज सुन एज पॉसिबल। एंड दिस इज नॉट द फिक्शन, दिस इज द रियल वर्ल्ड ऑफ द फॉल आउट। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं देन मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा कि इस न्यूक्लियर इवेंट के बाद से जो ह्यूमैनिटी है वो कैसे कोप अप करती है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाएगा, इट विल हेल्प माई चैनल अ लॉट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।